यूपी विधानसभा चुनाव, जिसे केंद्र की लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है, जिसने इस देश को आज तक सबसे ज्यादा यानी कि कुल 9 प्रधानमंत्री दिए, वहां किसकी सरकार बन सकती है। सबसे खास बात यह है कि यहां की जनता ने पिछले 3 दशकों से हर 5वें साल अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है, यानी एक ही पार्टी को लगातार 2 बार जीत नहीं मिली है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव से राज्य में जो भी सरकार बनी है वह पूर्ण बहुमत की है, जो कि पहले बेहद मुश्किल था, या यूं कहें बेहद नामुमकिन सा था। आज हम यूपी चुनाव के बारे में बात करेंगे, इस पर ओपिनियन पोल्स क्या कह रहे हैं और संभावनाएं क्या बनती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 2017 का चुनाव ऐतिहासिक रहा, जिसमें पिछले 2 चुनावों की तरह एक समानता थी, और वह समानता थी पिछली 2 सरकारों की तरह 2017 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार। पर ऐतिहासिक इसलिए था कि 403 में से 312 सीटों पर और सहयोगियों के साथ 325 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आश्चर्यजनक रूप से जीत हासिल की। इसे चमत्कारिक इसलिए भी माना जा सकता है कि इससे पहले के चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी, जिसके पास महज 47 विधायक थे। 2017 से 22 तक योगी का कार्यकाल कैसा रहा, इस पर बातें कभी और। खैर, आज बात अतीत की नहीं, वर्तमान की भी नहीं, आज बात करेंगे भविष्य की। यहां 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, आइए नजर डालते हैं उन सर्वेक्षणों पर जो अभी हाल ही में आए हैं। अभी एबीपी वोटर का एक सर्वे आया है। इस सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी को सपा से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यह सर्वे बताता है कि बीजेपी यूपी में 212 से 224 सीट जीत सकती है और अखिलेश की समाजवादी पार्टी 151 से 163 सीटों पर विजय हासिल कर सकती है। बीएसपी, जो कि उत्तर प्रदेश में कभी एक बड़ी ताकत हुआ करती थी, इस सर्वे के मुताबिक उसे 24 से 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस 2 सीटों से 10 सीटों तक जा सकती है। खैर, यह सर्वे है एबीपी न्यूज और सी वोटर का। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम 160 समाजवादी पार्टी की माने और 212 भारतीय जनता पार्टी की माने, तो हम मुकाबले को आसान नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि सत्ता विरोधी लहर को अगर समाजवादी पार्टी अपने तरफ खींचने में कामयाब रहती है तो परिणाम पलट भी सकता है। एक और सर्वे है जो कि 1 महीना पहले यानी कि नवंबर में आया है। वह सर्वे है टाइम्स नाउ और पोलिस्ट्रैक का। यह ओपिनियन पोल एक तरफा बीजेपी को जिता रहा है। इसके मुताबिक 239 से 245 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 119 से 125 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बसपा 28 से 32 सीटों पर और कुछ सीटें कांग्रेस जीत सकती है। हालांकि इस तरह के सर्वे में एक तरफा यकीन नहीं किया जा सकता। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। अगर इस सर्वेक्षण की तुलना हम बंगाल के टाइम्स नाउ के ही सर्वे से करें तो उसमें इनके मुताबिक टीएमसी 158 और बीजेपी 115 सीटों पर जीत रही थी, पर परिणाम इससे कहीं ज्यादा अलग था। तृणमूल कांग्रेस ने जहां 292 सीटों वाले बंगाल में 214 सीटें जीती, वहीं बीजेपी 76 पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। जैसा भी होगा, मुकाबला दोनों तरफ से बेहद कठिन है और सबसे खास बात यह है कि यहां पर मुद्दों की कोई कमी नहीं है। जीत इस बात पर तय होगी कि कौन अपनी बात को बेहतर तरीके से समझा पाने में सफल रहा। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना मिसमैनेजमेंट जैसे मुद्दे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इन पर अपने किए हुए विकास के साथ राम मंदिर और धारा 370 के साथ हिंदुत्व और विकास दोनों के साथ पटरी पर आने का प्रयास करेगी, दोनों को जनता के सामने लाने का प्रयास करेगी। खैर, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आगे हम बात करेंगे कुछ हटकर। आपके मन में एक विचार चल रहा होगा कि आखिर ओपिनियन पोल्स होते क्या है। तो हम अगर ओपिनियन पोल्स की बात करें तो उन्हें पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता और यूं ही आंख मूंद कर यकीन भी नहीं किया जा सकता। अब वीडियो के इस हिस्से में मैं बताऊंगा कि ओपिनियन पोल क्या होते हैं और एग्जिट पोल क्या होते हैं। ओपिनियन पोल एग्जिट पोल से अलग कैसे होते हैं।
अगर मैं ओपिनियन पोल की बात करूं तो दुनिया ने पहली बार इसको साल 1940 में देखा। इस सर्वेक्षण को जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन की देन मानी जाती है। ओपिनियन पोल में चुनाव से पूर्व लोगों से बातें की जाती हैं। आजकल न्यूज चैनल तो डिजिटल सर्वे भी कराने लग गए हैं। पहले ओपिनियन पोल अधिक विश्वसनीय माने जाते थे, लेकिन हाल के कुछ एक वर्षों में इनकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता तेजी से घटी है। विपक्षी दल यह कहते हैं कि ओपिनियन पोल में सत्ताधारी दल इस प्रकार के सर्विसेज में हस्तक्षेप करती हैं। पार्टियों को लगता है कि इससे जनता के मूड पर असर पड़ता है, पर यह सही नहीं माना जा सकता। जैसे दिल्ली, बंगाल, छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम जो आए वह ओपिनियन पोल के ठीक उलट थे। जनता की नाराजगी और संतुष्टि को आधार बनाते हुए इन सर्वेक्षणों का कभी-कभी फेल होना इनकी विश्वसनीयता में कमी को दिखाता है। खैर, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से अलग कैसे होते हैं? एग्जिट पोल में चुनाव में वोटिंग के पश्चात मतदाताओं से बात की जाती है और उसके बाद डाटा एनालिसिस के पश्चात अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी कहां पर जीत रही है। चूंकि यह चुनाव के बाद होता है, इसलिए इसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। कभी-कभी इसके परिणाम भी अपेक्षाकृत गलत हो जाते हैं, जैसे कि हाल के चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव में यह देखने को मिला था, जहां पर एग्जिट पोल तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की जीत दिखा रही थी, पर परिणाम यह हुआ कि वहां भारतीय जनता पार्टी और जदयू की संयुक्त सरकार बनी। एग्जिट पोल की शुरुआत साल 1967 में नीदरलैंड के समाजशास्त्री मार्शल वान डैम ने की। पहली बार 15 फरवरी 1967 को उन्होंने इसका उपयोग किया और इसके बाद जो परिणाम आए वह काफी सटीक साबित हुए। भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डिकोस्टा को जाता है। पहले यह पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित होते थे, लेकिन साल 1996 में जब दूरदर्शन ने CSTS को देश भर में एग्जिट पोल कराने की अनुमति प्रदान की तो यह बेहद लोकप्रिय हुआ। 1998 में जब चुनाव से पहले इन्हें प्रसारित किया गया तो यह बेहद प्रसिद्ध साबित हुआ। भारत में इसे खूब देखा गया, इसे खूब सराहा गया। दोस्तों, जब नतीजे आएंगे तो स्वाभाविक है उसमें किसी पार्टी की जीत होगी और किसी पार्टी की हार होगी। अब हारे हुई पार्टी चुनाव से पहले खुद के हार को टीवी चैनलों पर तो देखना नहीं चाहेगी। यही वजह है कि कुछ राजनीतिक दलों ने सन 1999 में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसे संक्रमण काल कह सकते हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 1999 में इन पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर आयोग के इस फैसले को एक अखबार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के इस फैसले को रद्द कर दिया। साल 2009 में एक बार फिर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग हुई। फिर चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को इस संबंध में एक पत्र लिखा, जिसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि जब तक वोटिंग पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस तरीके के एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि एग्जिट पोल का प्रसारण चुनाव होने के बाद किया जाता है। आप क्या समझते हैं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और उसके साथ साथ शेयर भी करिएगा, और अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद ही जाइएगा। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।